इन सब के बारे में पढ़ा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो थ्योरी स्टार्ट हो रही है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन आया दुनिया में, कैसे कोवेलेंसी आई, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह तुम्हें बताऊंगा कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुँची, हर एक चीज़ एक स्टोरी के रूप में तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बॉन्ड के बारे में जान ले कि बॉन्ड, सबसे पहले जो हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, देखो आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट और कोवेलेंसी का कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट लुईस ने दिया था। लुईस ने 1916 में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया था सारा। तो लुईस क्या बोलता है कि जब कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो एटम चाहिए, एक एटम ये और एक एटम ये। एक एटम तो होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दूसरा एटम होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? कहानी सिंपल सी है कि जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है या तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये सब कहानी घूम क्यों रही थी? ये कहानी इसलिए घूम रही थी क्योंकि दुनिया में जो भी है, हम हो तुम हो, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं कि नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैं तुम्हें एक आयनिक बॉन्ड, सबसे ज्यादा हम किसको पढ़ते हैं, NaCl को पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि जो ये बॉन्ड है इनके बीच में ये एक आयनिक बॉन्ड है। जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जितने भी जैसे जैसे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते चले जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में मूव करना स्टार्ट करोगे, तो वो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता चला जाएगा। जैसे हेलोजन फैमिली होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से आती है। अब होता क्या है, Na है, Na का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है कि 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। क्या एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं। ऐसे ही जब मैं क्लोराइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ये Na का हो गया, क्लोराइड का लिखता हूं तो क्लोराइड के लिए कितना आ जाएगा, 3s2, बाकी सब सेम रहेगा, तो उसमें कितना आ जाएगा 3s2 3p5, बाकी ये सब चीजें सेम है। अब हुआ क्या, ना तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है और ना ही भाई साहब ये क्लोरीन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो अगर इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना है तो इनको इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग से ही बनेगा आयनिक बॉन्ड, लेकिन उस पे जो ओवरलैपिंग जोन में हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका अट्रैक्टिव करने का नेचर होता है वो क्लोराइड का ज्यादा होता है, इसलिए वो उससे उस इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है और अपने पास रख लेता है, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब होगा क्या कि ये हमारा सोडियम है Na, ये इसका एटम है, और ये हमारा क्लोराइड है, ये इसका एटम है। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी करेगा, क्योंकि भाई ले जा, मेरे पास से ले जा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं नोबल होना चाहता हूँ, मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। तो वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन देते ही क्लोराइड खुशी खुशी ले लेगा, और हमारा क्या बन जाएगा, क्लोराइड, और इसका नेगेटिव बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया है ना, ये तब आया है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर से भी मतलब ये है कि जो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, इन ओवरलैपिंग की जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर जो ज्यादा पकड़ रहेगी वो क्लोराइड की रहेगी। मतलब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग जोन बिल्कुल इनके बीच में मिडिल में बनता है इन दोनों एटम के, तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे क्योंकि शेयरिंग हो रही है। लेकिन अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर की साइड खींच लेगा, और खींचने के बाद अपनी साइड पे ओवरलैपिंग जोन बना लेगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कभी भी कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आता है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आता है, वो इसीलिए आता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, उसका दूसरे का नोबल गैस कंप्लीट हुआ है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो Na पॉजिटिव आ गया। Na पॉजिटिव का मतलब हुआ क्या कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, और 10 इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, नियोन को। नियोन क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल है। ऐसे ही क्लोराइड ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 3p6, और 3p6 होते ही ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन का, और आर्गन भी एक क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो दुनिया में जब कभी भी तुम कोई आयनिक बॉन्ड देखोगे वो कोई ना कोई एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
कोई भी दुनिया में NaCl देख लो, AgCl देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें कुछ ना कुछ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ ही रहा होगा। जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं ये सारे के सारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमारा डायरेक्शनल का होता है, ध्यान रखना। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्म हुआ, सिंपल सी बात है, जब हाईली पॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सिंपल सी कोवेलेंट की बात करते हैं। तो जो कोवेलेंट और कोवेलेंसी का कंसेप्ट था वो 1916 में लुईस ने दिया था। साइंटिस्ट, और इनके ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसाम साइड में बच्चों को जब उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहाँ पे पता नहीं प्रोफेसर को क्या दिक्कत है, कंसेप्ट देने से तो गए, साइंटिस्टों के नाम देते हैं बच्चों को। एग्जाम में आएगा कि हाँ लुईस ने क्या प्रपोज किया था, रदरफोर्ड मॉडल कब आया था, ऐसे मतलब आज के टाइम में ऐसे कोई जनरली क्वेश्चन बनता नहीं, क्यों पूछे, लेकिन वहाँ पे भाई साहब ऐसे क्वेश्चन देते हैं। एक उधर की साइड की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उन बच्चों को, आसाम साइड जितने भी इधर साइड हो गए, बंगाली टाइप हो गए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है MSc में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी तरफ तो नहीं पढ़ाया जाता, DU में कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ाया जाता है। तो उन बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट, हमसे ज़्यादा ही नॉलेज होती है, लेकिन जब पेपर सेलेक्ट करने की बारी आती है तो कुछ भी देते हैं। बताओ, साइंटिस्टों का नाम पूछ लेंगे, लुईस ने क्या किया था, किस ईयर में क्या दिया था। कुछ चीज़ें खराब है वहाँ की लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी है। तो ये साइंटिस्टों के नाम इसलिए बताओ, इनको याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो 1916 में लुईस ने प्रपोज किया, उसने कहा कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो म्यूचुअल शेयरिंग से होगा। कि जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी दोनों एटम के बीच में, अब जो दोनों एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारी म्यूचुअल शेयरिंग होगी। जैसे सबसे पहले उसने कहा कि जैसे हमारा कोई H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो ये फॉर्मेशन कब होगा कि एक s ऑर्बिटल है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरी s ऑर्बिटल है, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे इस तरीके से तो ये क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। इस म्यूचुअल शेयरिंग से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ गया। कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, इस एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 नहीं हुए, एटम तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, लेकिन इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, क्योंकि दोनों ने शेयरिंग कर ली। उसने कुछ तुझे दिया, मैंने कुछ तुझे दिया, आपस में करके कहने लगे दोनों का भला हो गया, दोनों का भला हो गया तो ये नोबल में आ गए, तो ये स्टेबल हो गए। तो इसी को इसने क्या, किसका नाम दे दिया, कोवेलेंसी का। कोवेलेंसी मतलब होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा नहीं, कोवेलेंसी मतलब हो गया, कोवेलेंसी मतलब हो गया नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब तुम्हें कोई भी कोवेलेंसी पूछ ले तो ये देख लो कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। अब सिंपल सी बात ये है कि जितने नंबर ऑफ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी इतनी उसकी कोवेलेंसी होगी। भाई ग्राउंड स्टेट में किसी के पास अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कोवेलेंसी 1 है। अब देखो सिंपल सी, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी तो इसकी 1 होगी। अब मैं तुमसे ऑक्सीजन की पूछने लगूंगी कि ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो कॉन्फ़िगरेशन जब तुम इसका ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा, 2p4, 2p कितना आ जाएगा 4। तो जब 2p4 आ गया तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो ऑक्सीजन की होती है उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो जितने भी हमारे कोवेलेंसी मतलब हो गया नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब हो गया कि सिग्मा पाई डेल्टा ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे जिसे म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा पाई जिसमें भी शेयरिंग हो जाए दोनों के बीच में उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो O2 इसलिए हमारा O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, दूसरा O2 मॉलिक्यूल आएगा। देखो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके पास एक ये p ऑर्बिटल हो गई नहीं होगी, देखो ये एक p ऑर्बिटल हो गई, ऐसे ही एक p ऑर्बिटल इस तरीके से होगी और ऐसे ही एक p ऑर्बिटल इस तरीके से होगी। अब देखो ध्यान से, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा, इसके पास ये ऑर्बिटल ऐसे होगी, एक ऑर्बिटल ऐसे होगी, एक ऑर्बिटल ऐसे होगी। अब देखो ध्यान से,
इसमें एक ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दो दो से तो मतलब है नहीं, पेयरिंग किसके बीच में होता है, सिंगल। तो एक सिंगल इसमें आ गया, एक सिंगल इसमें आ गया, हो गई पेयरिंग। क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसे ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसी को ले लो। जैसे इसको मैं ले लेता हूं PZ PX PY, इसको मान लो तुम PX मान लो, PY मान लो, और PZ में सपोज करो इलेक्ट्रॉन खाली है क्योंकि डिजनरेसी है। अब होगा क्या, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, ऐसे पॉजिटिव लूप्स ऊपर होगा, नीचे और ऐसी पॉजिटिव और नीचे, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। जब ओवरलैपिंग होगी तो हमारा पहले क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, और इससे क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो हो क्या रही है, दोनों में शेयरिंग ही तो हो रही है। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में शेयरिंग की और क्या हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। स्टेबल कैसे हो गए, अब देखो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा और दूसरा ऑक्सीजन जब एटम आएगा, सॉरी, तो इधर आएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक अनपेयर्ड इसके पास। जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लुईस ने जब 1916 में इस चीज को बताया तो भाई तहलका फूट गया, मजा आ गया मार्केट में कि सर ने क्या बात बता दी। बात अच्छी थी क्योंकि सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही थी। उसने और भी मॉलिक्यूल लिए और मॉलिक्यूल को बताना स्टार्ट कर दिया। जैसे O2 का तुम्हें बता दिया कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी 2 है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो सिंगल फॉर्म में नहीं बल्कि O2 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि नाइट्रोजन का जब तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कितना होता है, 1s2 2s2 2p3। 2p3 का मतलब क्या हो गया कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही एक हमारा दूसरा N2 मॉलिक्यूल होगा, उसके पास भी क्या होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, PX PY PZ। तो कुछ नहीं किया, उसने कहा कि ये देख, ये नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ऐसे ही इस तरीके से आ गया। अब देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऐसे ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब होगा क्या कि भाई जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया। जैसे सपोज करो मैं इसको PZ ले रहा हूँ, इसको PX ले रहा हूँ और इसको PY ले रहा हूँ। अब क्या होगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, PX PX के बीच में, ऐसे ही PY के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे ही जब नाइट्रोजन का तुम मॉलिक्यूल देखते हो तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। वो 3 बॉन्ड किसकी वजह से आए, इन पी ओवरलैपिंग की वजह से। तो लुईस ने जब ये स्ट्रक्चर प्रपोज की कि कहने लगा कि ये कोवेलेंसी होगी और कोवेलेंसी को कह दिया कि जितने नंबर उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे कोवेलेंट, उसी को हम कोवेलेंसी बोलेंगे। अब देखो 2 चीज़ें होती है, एक होती है वेरिएबल कोवेलेंसी और एक होती है मैक्सिमम कोवेलेंसी। वेरिएबल मतलब ये हो गया कि हम उसको एक्साइट कराते जा रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होते जा रहे हैं तो उसकी कोवेलेंसी भी चेंज होती चली जाएगी। और मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब हो गया कि उसमें हम हाईएस्ट कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं जिससे उसकी वैलेंसी आ जाए। जैसे एग्जांपल से और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राउंड स्टेट में मैं तुमसे पूछने लगूँ कि S2 की कोवेलेंसी कितनी है तो तुम कह दोगे 1, O2 की कितनी है 2, तुम बोल, मैं पूछने लगूँ नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की बोल दोगे 3। अब मैं तुम्हें से पूछने लगूं हेलोजन की, बताओ हेलोजन की कितनी कोवेलेंसी होगी। तो हेलोजन की कोवेलेंसी अगर मैं तुमसे पूछने लगूं 2 चीजें कि हेलोजन है क्लोराइड ले लो और इसकी कोवेलेंसी पूछा तो मैंने पूछी ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी है, तो ग्राउंड स्टेट में सिर्फ ये एक ही बॉन्ड बनाता है क्या, HCl, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हेलोजन की कितनी कोवेलेंसी होगी, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देख लो क्या होती है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3s2 3p5 होता है और जब ये एक्साइट करेगा तो इसमें d ऑर्बिटल भी खाली होती है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब जब d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जब एक्साइट करेगा तो 3p5 थे तो मैं इसको एक्साइट करके कहाँ पे ले गया, यहाँ पे ले गया। तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, 3। तो इसकी कोवेलेंसी भी कितनी हो गई, 3। तो तुमने देखा होगा कि जो हमारा क्लोराइड है वो ClF3 भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ऐसे ही मैं फिर से कोवेलेंसी चेंज करने लगा, फिर से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो कितने हो गए 5। तो तुमने देखा होगा ClF5 भी एग्जिस्ट करता है।
तो ऐसे ही मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैं जब फिर से इसको एक्साइट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी जाके इधर चला जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 7। तो हैलोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, क्या होती है, जो मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है 7, कि वो 7 कोवैलेंट बॉन्ड अपने आसपास बना सकता है। एग्जांपल देख लो IF7, 5 में तो तुम्हें नॉर्मल मिल जाएंगे, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड में आएगा और इनके लिए मैंने मेन ग्रुप में आराम से डिस्कस किया है कंप्लीट। बस यहाँ पे कंसेप्ट समझाने की बात है, हर चीज कनेक्टेड रहती है। मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले जब तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे, पीरियोडिक टेबल ही देखना अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखो, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग देखो, और केमिकल बॉन्डिंग देखने के बाद फिर जाओ तुम मेन ग्रुप एलिमेंट में। मेन ग्रुप पढ़ने के बाद कंप्लीट तुम्हें लगेगा कि हमने बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गई। इतना सब होने के बाद फिर तुम जंप करना कोऑर्डिनेशन में, ऑर्गेनोमेटेलिक में और एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो इनऑर्गेनिक में 4 टॉपिक मैं कराऊंगा, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड मेन ग्रुप एलिमेंट, और मुश्किल से 7 टॉपिक होते हैं तुम्हारे, बाकी दीपक सर कराएंगे। तो इस तरीके से तुम्हें सीक्वेंस वाइज चीजें चलनी है, तुम्हें तभी मजा आएगा पढ़ाने में। ये नहीं कि तुमने कुछ और इधर पढ़ लिया फिर उसके बाद जाके तुम डायरेक्ट ऑर्गेनोमेटेलिक में कूद गए, नहीं। सीक्वेंस वाइज चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाएगी। तो तुमने देख लिया कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी इसकी कितनी होगी, कोवैलेंसी मैक्सिमम का मतलब हो गया 7, और वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल कोवैलेंसी तो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछने लगूं सल्फर का, तो सल्फर तो भैया H2S में भी एग्जिस्ट करता है, SF4 में भी एग्जिस्ट करता है, SF6 में भी एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर भी हमारा क्या दिखाता है, वेरिएबल कोवैलेंसी दिखाता है। लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम भैया सिर्फ 6 ही कोवैलेंसी सल्फर की हो सकती है। तो कोवैलेंसी को सिंपल याद रखना, कोई भी कंपाउंड दे उसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो सारी की सारी कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंपल तुम्हें कंपाउंड लिख के दे दिया कि IF7 दे दिया, कोवैलेंसी बताओ भाई 7 हो गई। H2SO4 लिख के दे दिया, जितने नंबर ऑफ एटम उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे होगे उसी की इसकी कोवैलेंसी होगी। हर ग्रुप में तुम्हें पता है जितना देखो एटम जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा इतना उसकी कोवैलेंसी होगी। ध्यान रखना ये भी बात, जितनी ज्यादा, और सिंपल बता देता हूं, जितना भी कोई भी एटम होगा जितना वो मैक्सिमम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि वही उसकी कोवैलेंसी होगी। जैसे हैलोजन में देख लो, हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगता, लेकिन थोड़ा तुम इससे आइडिया लगा सकते हो। हैलोजन में देख लो, क्लोराइड की क्या है, प्लस माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 होगी प्लस कोवैलेंसी। ClF3 माइनस के 3 है तो 3 हो गई, 5 है प्लस 5 दे रखा है तो प्लस 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी होगी, +3, तो इसकी कोवैलेंसी भी कितनी होगी, +3। यहाँ पे कितने है, +5, तो कोवैलेंसी कितनी होगी, +5। यहाँ पे कितनी है, +7, तो कोवैलेंसी भी कितनी होगी, +7। ऐसे ही तुम आइडिया लगा सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बिल्कुल सही तरीका नहीं है, कहीं लगेगा कहीं नहीं। तो हैलोजन में लग जाएगा और 1-2 जगह और लग जाएगा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रखा होगा डायरेक्ट। तो कोवैलेंसी में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम आएगी। सिंपल O2 N2 का सबका नेचर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारी चीजें खत्म। अब हुआ क्या, लुईस ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज कर दी और कहने लगा कि एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल, इसलिए वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद अपना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। बहुत अच्छी बात थी, उसने कोवैलेंसी का कंसेप्ट दे दिया। अब फिर चीजें थोड़ी बदलती गई, चीजें आती रही, तब तक कुछ नहीं था दुनिया में, ना कोई हाइब्रिडाइजेशन था, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद 1926 में आके हिटलर और एक साइंटिस्ट और थे, हिटलर और लंदन, 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, H2 मॉलिक्यूल का क्वांटम तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि H2 मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन हुआ है, उसने तो एक्सप्लेन किया था लुईस ने। 1926 में हिटलर था, हिटलर एंड लंदन, 2 साइंटिस्ट थे ये, वो हिटलर नहीं जर्मनी वाला नहीं, हिटलर साइंटिस्ट। जब हमारा देश यहाँ पे अंग्रेजों का गुलाम था, सब भाई साहब दुनिया में रिसर्च चल रही थी। एक रीज़न ये भी है इंडिया का पीछे रहने का, क्योंकि जब दुनिया में रिसर्च चल रही थी, हमारा देश तो भाई आज़ादी में बिजी था, हर किसी को आज़ादी चाहिए थी और वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी था। तो इस वजह से कहाँ हम रिसर्च कर पाते, कहाँ हम साइंटिस्ट बन पाते। तो उस मौके का फ़ायदा बाकी सब पूरी दुनिया ने उठाया। उनके पास भरपूर टाइम था, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से रिसर्च लैब में बैठते थे, सोचते थे और थ्योरी प्रपोज करते जाते थे। अब इंडियन वाले हम अब उन थ्योरी को पढ़ रहे हैं।
तभी तो तुमने मैक्सिमम जो साइंटिस्ट देखे होंगे भाई, जितनी भी रिसर्च हुई है, देखो 1918 से लेकर 19 के बीच में सारी रिसर्च हो गई थी, लेकिन हम तो 1857 से ही क्या थे भाई साहब, गुलाम थे। और जब हम गुलामों की जंजीरों में जकड़ रखे थे तो हम काहे की रिसर्च करते। जिसके पास थोड़ा सा दिमाग था लगाने के लिए वो भाई बंदूक उठा लेता था, वो पेंसिल क्यों उठाएगा, क्योंकि आज़ादी चाहिए। तो यही तो रीज़न था कि इंडिया में साइंटिस्ट, जितने भी तुम हिस्ट्री देखोगे बहुत कम साइंटिस्ट मिलेंगे, सारे के सारे साइंटिस्ट बाहर के मिलेंगे। क्यों? कोई टेंशन नहीं, कोई गुलामी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हिटलर लंदन थे 1926 में, क्वांटम तरीके से इसने S2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर दिया वेव फंक्शन लेके। ठीक है, क्वांटम में इसको पढ़ लेना, ये चीज़ें एक्सप्लेन होगी, सबको लगा हाँ ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बहुत बड़ा चेंज आया 1928 में। एक पोलिंग साइंटिस्ट है लिनस पोलिंग, उन्होंने क्या किया 1928 में और 1930 में दो थ्योरी प्रपोज की। 1928 में उन्होंने रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया और फिर 1930 में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और यहीं से उन्होंने थ्योरी दी थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे पिक्चर में आया, इस बात को देखिए। जब उन्होंने 1930 में हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, उन्होंने वैलेंस बॉन्ड मतलब वैलेंस बॉन्ड VBT थ्योरी आई, तो उन्होंने एक सेंट्रल एटम को कंसीडर किया और उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एटम होगा उसी की ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी साइड एटम के साथ और वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो जो ये थ्योरी थी ये सेंट्रल एटम बेस्ड थ्योरी थी। इसने ये भी कह दिया कि जो सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ये सब चीजें होगी। इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी बॉन्ड के ऊपर। फिर इसने 1931 में एक बुक भी लिख दी, द फॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इस थ्योरी, इस बुक को बाइबल कहने लगे थे इसमें केमिस्ट्री में, कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाइबल है कोवैलेंट की, जो क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। ये सब चीजें चलती रही अप्रोक्स 30 से 40 साल तक, ये बाइबल के नाम से प्रसिद्ध रही। VBT थ्योरी ने बहुत चीजें एक्सप्लेन की, हाइब्रिडाइजेशन दिया, शेप दिया, ज्योमेट्री दिया। इनफैक्ट इसने ये भी बता दिया कि कैसे तुम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, या तुम कैसे किसी की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हर चीज़, मतलब इसने मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जो ये थ्योरी थी, इसने जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था वो एक हाइपोथेटिकल था, उसका कोई वर्चस्व नहीं था। तुम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से उसे डाल के एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, ना ही वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में चीज़ें आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था। तो बस ये जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन, ये उसकी सोची हुई समझ थी, उसने इस पर दिमाग लगाया कि हाँ चीज़ें इस तरीके से हो सकती है, और वो चीज़ें आ गई, उससे सारी चीजें एक्सप्लेन होती चली गई। तो इस थ्योरी को मान लिया गया और इस कंसेप्ट को, हाइब्रिडाइजेशन को हम पढ़ते आ रहे हैं। देख लो 1931 से अब तक हम इस कंसेप्ट को पढ़ते रहेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही इतना जबरदस्त है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि VBT की भी कुछ ड्रॉबैक थी, क्योंकि इसने सेंट्रल एटम के 30, 35, 40 साल तक इसकी चीजें चलती रही। अब उसके बाद जब MOT आया 1966 में, या मान लो 1970 के अप्रोक्स, जब ये MOT आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसने इसकी जो ड्रॉबैक थी उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उसके बाद आके उन्हें पता लगा कि नहीं, असली कहानी तो MOT है, MOT से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन भी, सब कुछ भी। उसने ये भी बताया MOT ने आने के बाद कि जरूरी नहीं है कि सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन हो, पाई बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे B2 हो गया, C2 मॉलिक्यूल हो गया, इन सब में पहले B2 मॉलिक्यूल हो गया, C2 मॉलिक्यूल हो गया, इन सब में पहले पाई बॉन्ड ही फॉर्मेशन होता है, ना कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कहानी चलती रही। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़ेंगे, लेकिन जब 1928 में रेजोनेंस तुम ऑर्गेनिक में पढ़ ही लेते हो। अब जो हाइब्रिडाइजेशन तक की बात आई, हाइब्रिडाइजेशन तक ये साइंटिस्ट पहुंचा कैसे, वो कहानी बड़ी रोमांटिक थी। कैसे हुआ? लुईस ने क्या कहा था, इसने सारी पहले लुईस को उठा लिया। ये वैलेंस बॉन्ड, ये जो पोलिंग था, ये चालू बहुत था। इसने क्या किया, जो पहले लुईस का कंसेप्ट आया था और जो फिर हिटलर ने 1926 में कंसेप्ट दिया, इन दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ब्रीफली स्टडी किया और उसके बाद इसने तब अपना कंसेप्ट निकाला। और जो इन दोनों की ड्रॉबैक थी वो इसने इजीली एक्सप्लेन करता चला गया। कैसे? इसने सबसे पहले भाई उसको पकड़ा, लुईस को। उसने कहा कि अच्छा, लुईस को पकड़ लिया और कहने लगा, तो ये तो कहता है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा, हमारी इतनी ही कोवैलेंसी होगी। उसने कहा ठीक है। उसने क्या काम किया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 3 एटम उठा लिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इसका कितना होता है 5 और इसका कितना होता है 6। उसने कहा देख, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। वो कहने लगा जब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है तो इसकी तो आउटर मोस्ट फिल है, 2s2 कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो हमारा नोबल होना चाहिए था।
भाई होना चाहिए था ना नोबल, लेकिन ये तो नोबल नहीं मिलता। तुम्हें बेरिलियम के बहुत कंपाउंड मिलते हैं, BeF2 मिलता है, BeCl2 मिलता है। इनफैक्ट जब तुम उसमें जाओगे मेन ग्रुप एलिमेंट में, मैंने BeCl2 की पोलोमेरिक फॉर्म भी पढ़ा रखी है वहाँ पे। तो फिर लुईस फंस गया। फिर वो कहने लगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा। फिर कहेगा कि एक्साइट कर जाएगा, लेकिन एक्साइट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल है कंपाउंड, इसमें तो कोई एनर्जी नहीं चाह रही। तो लुईस तो फिर फंस गया। कहने लगा चल ठीक है, तेरा मान ली बात। उसने कहा कि ठीक है, बोरोन है। बोरोन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। अगर तेरी बात सही है तो हमारा जो बोरोन है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और बोरोन का जो हमारा कंपाउंड मिलना चाहिए वो BCl बनना चाहिए, BF मिलना चाहिए, या BI मिलना चाहिए। एक ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि Cl के साथ जब कंबाइन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करके दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है। ये कहने लगा, ये फिर फंस गया, क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तब भी फंस गया, क्योंकि ऐसे तो हमें किसी कोई भी कंपाउंड नहीं मिलता। हमें कंपाउंड मिलता क्या है? BF3 मिलता है, BCl3 मिलता है, BS3 मिलता है। इनकी कोवेलेंसी 3 है, लेकिन इसकी कोवेलेंसी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी 1। ये तो भैया लुईस तो कहने हाथ जोड़ लिए। लुईस ने कह रहा है यार तू तो पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। फिर भाई वो कार्बन पे आ गया। कहने लगा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2, और 2p2 है तो इसका मतलब इसके पास क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसकी जो कोवेलेंसी होनी चाहिए थी वो 2 होनी चाहिए थी, और 2 होनी चाहिए तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो CF2 में एग्जिस्ट करना चाहिए, CBr2 में एग्जिस्ट करना चाहिए, सब चीज़ में एक तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये तो हमारा टेट्रावेलेंट की फॉर्म में रहता है, CCCl4 CBr4 CCS3 का कुछ भी मतलब जो भी मिलता है टेट्रावेलेंट फॉर्म में रहता है। तो ये सारी ड्रॉबैक जब लुईस की आ गई तो भैया मार्केट कोई भी हो, या टीचिंग की मार्केट हो या साइंटिस्टों की मार्केट हो या कहीं भी हो, उन सब में ना आपस में कंपटीशन रहता है। हर कोई किसी ना किसी चीज़ ड्रॉबैक को ढूंढता रहता है। जहाँ उसे छोटी सी ड्रॉबैक मिली वो उसी को ऊपर उठा लेगा और उसी को हाईलाइट करके उसको एक्सप्लेन कर देगा, ले भाई वो आ गया पिक्चर में। यही तो काम करता है। तुमने देखा होगा, मूवी देखी होगी, मूवी में एक हीरो होता है एक विलन होता है। पहले दोनों दिखाएंगे कि हम दोनों दोस्त हैं, बड़े अच्छे गहरी दोस्त हैं, लेकिन पीछे पूछे एक दूसरे की काट करते रहते हैं। वे आपस में एक दूसरे के साथ ये रहते हैं कि कौन फैमिली की नज़र में अच्छा बन के दिखाएगा। यही कहानी होती है यहाँ पे भी। अब साइंटिस्ट साथ में रहेगा, वाह क्या काम किया है, लेकिन पीछे पीछे देख रहे हैं कुछ तो कमी होगी इसमें। बस ये देख के निकालते ही फिर इसने क्या किया, अपनी थ्योरी प्रपोज की। इसने कहा कि ये जो 3 कोवेलेंसी इनकी आ रही है, इसके 2 रीज़न है कि हमारा जो ये एटम है ये एक्साइट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, और यहीं से ही थ्योरी का जन्म हुआ, एक्साइटेशन थ्योरी। अभी तक कोई हाइब्रिडाइजेशन का नाम नहीं लिया और ना ही आएगा अभी तक, थोड़ी देर तक। कब तक नहीं आएगा देखो। फिर इसने क्या किया, एक्साइटेशन थ्योरी का नाम लिया। एक्साइटेशन थ्योरी कुछ नहीं, बस इसी के बनाए हुए मेथड थे कि एक्साइटेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का। इसने अच्छे से स्टडी किया चीज़ों को। इसने कहा कि जो हमारा एक्साइटेशन हो सकता है, एक्साइटेशन थ्योरी के नाम से भी तुम इसको जानते हो। इसने कहा कि जो हमारा एक्साइटेशन इस दुनिया में हो सकता है वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो हम फ्री एक्साइटेशन करा रहे हो, नॉर्मल एक्साइटेशन, या हम फोर्सफुली एक्साइटेशन करा रहे हो। कैसा? फ्री एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेशन, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है एक्साइट कराने के लिए। ऐसे ही दूसरा क्या था, फोर्सफुली एक्साइटेशन। फोर्सफुली एक्साइटेशन का मतलब जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ अलग मेथड ट्राई करना पड़ रहा है उसको एक्साइट कराने के लिए। अब उसने कहा कि जो फ्री एक्साइटेशन होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन होता है, जैसे उसने एग्जांपल लिया कि मैं पहले बेरिलियम का एग्जांपल ले लेता हूं। बेरिलियम में क्या है, 1s2 2s2 है, और ये क्या हो गया 2p। अब वो क्या कहता है कि जो हमारा s और p ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है, क्या भाई साहब, कि जो हमारा एनर्जी गैप है वो स्मॉल है। अब जो वो एनर्जी गैप स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है s में p ऑर्बिटल में ईजिली एक्साइट कर जाएगा, और जब ईजिली एक्साइट कर जाएगा तो रूम टेम्परेचर पर जो हमारा जो बेरिलियम मिलता है वो 1s2 2s1 2p1 की फॉर्म में मिलेगा, और जब इसके साथ एटम कंबाइन करेंगे तो हमारा BeF2 मॉलिक्यूल बना लेगा।
उसने रीजन क्या दिया कि जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइट कर जाता है। और जो अब उसने क्या कहा कि जिसके बीच में एनर्जी गैप कम होगा उनका एक्साइटेशन इजिली हो जाएगा और वो अपने एग्जिट फॉर्म में रह जाएंगे। ऐसे ही उसने कह दिया कि बोरोन में भी सेम ही कंडीशन होती है और कार्बन में भी सेम कंडीशन होती है, क्योंकि इनमें फ्री एक्साइटेशन होता है। सिंपल है। अब फोर्सफुली एक्साइटेशन का मतलब ये है कि तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर उसमें डालना पड़ रहा है उसको एक्साइट कराने के लिए। या तो तुम कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ ना कुछ उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन लग रहे हो या साइज को छोटा कर रहे हो। दो चीजें देखो, तुम्हारे पास दो चीजें। अब ये देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, इस कंसेप्ट को ना ध्यान से समझना। ये मान लो डी ऑर्बिटल है, आगे बढ़ा लो, ठीक है, sp_d। तुम्हारे पास दो चीजें हैं फोर्सफुली एक्साइटेशन कराने के लिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। पहली चीज तो ये कि मैं कुछ ना कुछ इसको एनर्जी प्रोवाइड करूं, एनर्जी प्रोवाइड करके इस इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट करा दूं और एक्साइट कराने से क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेशन फॉर्म में चला जाएगा और हमारी जो कोवेलेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये पहला तरीका है, लेकिन हमें इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ डैमेज होने का तरीका होगा। कोई नेचुरल तरीका है? नेचुरल तरीका यह है कि किसी ना किसी तरीके से अगर मैं इस डी और पी के बीच में एनर्जी गैप को कम कर दूं तो तब भी हमारा एक्साइटेशन इजीली हो जाएगा। भाई एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जंप कराना, और जंप कराने के लिए उसे बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और बैरियर जितना भी कम होगा, जितना, देखो सपोज करो एक बैरियर है, ये हो गया, 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 ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को जाना है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट कराना है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट करेगा तो किस फॉर्म में जल्दी चले जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी चले जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप कम है, यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी चले जाएगा, एनर्जी गैप कम है, यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी चले जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप कम है। तो इन तीनों में अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो इसमें एक्साइटेशन जल्दी होगा, फिर इसमें होगा, सबसे कम किस में होगा, इसमें, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। अब दो तरीके हैं, या तो तुम एनर्जी को अप्लाई करो तब एक्साइटेशन कराओ, या दूसरा तरीका कि तुम क्या करो, कुछ ना कुछ ऐसा एटम में ऐसा तगड़ा मेडम भिड़ाओ कि ये जो पीडी के इनके बीच में एनर्जी गैप है ये डिक्रीज हो जाए, और जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी एनर्जी गैप कम हो जाएगा और इसलिए एक्साइटेशन हो जाएगा। अब कहानी ये आती है, चल ठीक है हमने मान लिया, क्या हर किसी मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन हो जाएगा? भाई हमने एनर्जी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, क्या एक्साइटेशन हो जाएगा? वो कहने लगा नहीं, एक्साइटेशन ऐसे नहीं होगा, एक्साइटेशन की कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी जिससे एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। वो कहने लगा क्या कंडीशन होगी? तो उसने कहा सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए एक्साइटेशन के लिए कि उसके पास कुछ ना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। ये क्या थी उसकी प्राइमरी कंडीशन? लिखो, कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, उसकी पहली और प्राइमरी कंडीशन ये थी, सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन ये थी कि भाई उस एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल हमारा एक्साइट करेगा। उसने कहा अच्छा, इसी चीज से उसने बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए। तुमने देखा होगा कि NS3 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन NF5 या NH5 या NCl5 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता? हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3 और आगे क्या आ जाएगा 3s, आगे क्या आ जाएगा 3p। और मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि हर एटम के पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल होती है और उनमें ऑर्बिटल होगी। तो इसके पास भी, नाइट्रोजन के पास ये ऑर्बिटल तो खाली होगी, लेकिन ये ऑर्बिटल भी क्या है, खाली है। अब तुम कहोगे अब मैं इसको एनर्जी दूंगा, एनर्जी देने से भैया इसमें कोई एक्साइटेशन नहीं हुआ। एक्साइटेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ये ऑर्बिटल है और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, और जब एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल का ध्यान रखो, दीजिए बता रहा हूँ, जब तुमने एनर्जी की बात पढ़ी थी तो एनर्जी के क्या पढ़ा था, 1 में क्वांटम नंबर का स्क्वायर पढ़ा था, -13.6 में n स्क्वायर। तो क्वांटम नंबर डिपेंड करता है
एक क्वांटम नंबर के लिए अगर होमो एटॉमिक स्पीसीज है तो 3s 3p 3d सबके लिए एनर्जी का क्या होगा, रेशियो सेम होगा, तो वहां पे एक्साइटेशन इजीली हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम सेल चेंज कर दोगे 2p से 3s में चले जाओगे, एक्साइटेशन डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब जब तुम 2 का स्क्वायर करोगे तो एनर्जी कुछ और आएगी और नीचे 3s का स्क्वायर करोगे तो एनर्जी कुछ आएगी। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितना ज्यादा हो रहा है। 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर करके जब एनर्जी निकालोगे 3 3 9, 9 में 4 गए 5, 5 का तो एनर्जी डिफरेंस यहीं पे आ गया। तो एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके यहां तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। न्यूक्लियस का जो इस पर एस पर जो होल्ड होगा वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एस ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के पास होती है वो सबसे पास होती है। क्यों? क्योंकि इसकी शिल्डिंग पावर भी ज्यादा होती है। अब इसी की वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है वो NH3 की फॉर्म में मिलता है या फिर NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो ये 1s2 इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे लेकिन एक्साइट नहीं करेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लोगे तो तुमने देखा होगा नाइट्रोजन इस तरीके से बैठा मिलता है और ये इसके पास लोन पेयर होते हैं। और जब कहीं सामने से डेफिशिएंसी आ जाती है BCl3 जैसे टाइप की, लुईस एसिड आ जाएगा, तो ये अपने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2s लेकिन एक्साइट नहीं करेगा। यही रीजन है कि NH3 एग्जिस्ट करता है, NCl3 एग्जिस्ट करता है, NH4 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन कभी भी 5 कोवेलेंसी को नहीं डिपेंड करता। ऐसे ही तुम कह सकते हो कि ऑक्सीजन में भी सेम कहानी है। H2O बनता है, OF2 बनता है, OCl2 बनता है, लेकिन कभी भी OH4, OF4, OCl4 ये सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? रीजन देखो। अब इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन में क्या थे 1s2 2s2 2p3, इसमें क्या हो जाएंगे 2p4 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 2p4 1s2 कितना हो जाएगा 2p4, आगे इसके क्या होगा 3s, ऐसे क्या होगा 3p। अब इसके पास भी क्या है 2sp4 है। अब ये चाहे तो भाई इसमें क्या है 1 2 3 4, ये चाहे तो अपने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है और अपनी कोवेलेंसी कितनी कर सकता है 4, लेकिन 4 नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि 2s से 3s में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक्साइट नहीं कर पाएगा। ऊपर से ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो मॉलिक्यूल ही खत्म हो जाएगा लेकिन वो एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो एक्साइटेशन का कुछ ना कुछ तो नेचुरल तरीका होता होगा, लेकिन वो हायर या लार्ज साइज एटम के लिए होते हैं, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी क्यों मिलती है? क्योंकि जब अगर तुम इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने की कोशिश करोगे 3s में या 3p में करोगे, किस में भी करोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कितनी H3O पॉजिटिव मिल जाएगा क्योंकि जो ये लोन पेयर है ये क्या कर देंगे डोनेट हो जाएंगे। तो तुमने कभी भी वाटर मॉलिक्यूल को देखा होगा तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रहता है और ये हमारे 2 खरगोश जैसे कान इसके ऊपर टिके हुए तुम्हें मिल जाएंगे। और जब कभी भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद क्या बना लेता है H3O पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन में के साथ मैक्सिमम 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं और एक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कंप्लीट अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है। समझ में आई? अरे चीजें एक्सप्लेन हो रही है। NH4 पॉजिटिव क्यों एग्जिस्ट करता है, ये किससे आ रहा है? इनकी 2 ही वैलेंसी हो सकती है, इसकी NH3 3 ही हो सकती है, लेकिन कभी भी 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। तो ये क्या थी प्राइमरी कंडीशन कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होगी तो उसकी सेम उसमें होनी चाहिए, सेम क्वांटम नंबर में होनी चाहिए। अगर हाई क्वांटम नंबर में करोगे तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा और जब एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो एक्साइट भैया कैसे करोगे? तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे नीचे जो ऑर्बिटल होती है इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है। तुमने हाइड्रोजन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, ठीक है? तो जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते चले जाते हो तो एनर्जी गैप भी इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो नीचे से जब तुम ऊपर करोगे तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होती है, लेकिन जब तुम ऊपर की तरफ जाते हो तो एनर्जी गैप इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो एक्साइटेशन कराना मॉलिक्यूल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वो एक्साइट नहीं कर पाता। तो प्राइमरी कंडीशन हो गई कि एक तो उनके बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए और दूसरी बात ये हो गई
कि अच्छा होगा कि तुम सेम क्वांटम नंबर की ऑर्बिटल में एक्साइटेशन दिखाओ। बात ठीक है। अब सेकंड चीज क्या आई? सेकंड चीज आई, सेकंड कंडीशन, कि तुमने एक्साइटेशन तो कराया, अब एक्साइटेशन करा रहे हो, सेकंड क्या है कि एनर्जी गैप डिक्रीज होना चाहिए। एनर्जी गैप डिक्रीज होना चाहिए, तभी हमारा एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। अब ये बात कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो दो चीजें हैं। अब तुमने भाई क्या काम किया, ये एटम था, ये मॉलिक्यूल था, ये थी, ये s ऑर्बिटल मान लो और ये p ऑर्बिटल मान लो, ये d मान लो। तुमने एक्साइटेशन कराया, एक्साइटेशन करके इलेक्ट्रॉन इसमें कुदा दिया, और कुदाने के बाद तुमने फिर से देखा एनर्जी गैप तो सेम ही था। भाई मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी तो आनी चाहिए, जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो एक्साइटेशन करेगा क्यों, और करेगा तो फिर उसके बाद वो बॉन्ड फॉर्मेशन काहे करेगा, क्योंकि एनर्जी तो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी जब तुम कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर इस पे अप्लाइड करोगे। अब एनर्जी गैप डिक्रीज नहीं हुआ, अब तुमने कोई और एक्स्ट्रा मेथड यूज किया और तुमने एक्साइट करने के बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया, और एक्साइट करने के बाद तुम्हारी क्या हो गई, एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया। तो जिसमें एनर्जी गैप डिक्रीज होगा वो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेबल मेथड होगा फॉर एक्साइटेशन। तो पहली कंडीशन कि वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब तुम फोर्सफुली एक्साइटेशन कराओगे तो फोर्सफुली एक्साइटेशन में एनर्जी गैप है वो कम होना चाहिए, तभी हमारा एक्साइटेशन होगा फेवरेबल, अदरवाइज वो एक्साइटेशन फेवरेबल नहीं होगा। अब चीज़ें ये उठती है कि भैया एनर्जी गैप को कम कौन करे और एक्साइटेशन भी इजीली करा दे। तो यहीं से जो प्रिंसिपल निकलता है उस प्रिंसिपल का नाम है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल या कॉन्ट्रैक्शन रूल। पेनिट्रेशन का बिल्कुल सॉरी पेनिट्रेशन का बिल्कुल जो अपोजिट रूल है उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन रूल। देखो ऐसा कौन सा मेथड है जो एक्साइटेशन भी करा दे इजीली और एनर्जी गैप भी डिक्रीज करा दे, उसके लिए आता है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। और ये कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है या कॉन्ट्रैक्शन रूल बोल सकते हो। देखो